Hello students, myself Vishesh Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. अगर आप स्कूल शिक्षा में कॉमर्स लेक्चरर बनना चाहते हैं तो मैं आपका साथ देने आया हूँ। ये हमारा आज 10वां सैम्पल पेपर है और उसके कुछ क्वेश्चन हम इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। 18वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो आपको PDF में अवेलेबल होगा, वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन सी पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु नहीं है। तो आप ये जानते हैं कि जब हम कंपनी की बात करते हैं तो एक होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। अब ये कहता है कि इनमें से कौन सा कंटेंट MOA में नहीं आता। तो पहला ऑप्शन है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ये होता है। एक एक करके मैं भी बताऊंगा। ऑफिस क्लॉज यानी स्थान वाक्य, जो डोमिसाइल क्लॉज होता है वो होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज नहीं होता, यानी कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे, ये क्लॉज MOA में नहीं होता। सब्सक्राइबर क्लॉज बिल्कुल होता है कि कंपनी के जब शेयर या कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन होगा, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो कौन लोग हैं जो शेयर्स खरीदने को अग्री हैं, तो सब्सक्राइबर क्लॉज होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी किन उद्देश्यों से स्थापित की जा रही है, कंपनी क्या करेगी, वो सब होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर B रहा। एज़ यूजुअल मैं हमेशा वही आपको घिसी पिटी सलाह दूंगा, जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आए आप स्क्रीन पॉज कर दिया करो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया करो। एक बार बात मैं कहता रहा हूँ लगभग हर वीडियो में, और जो रेगुलर वीडियो फॉलो करते हैं वो तो बोर ही हो चुके होंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन करने से क्या होता है, तो जस्ट आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन जब आपके सामने आया तो अगर आप नहीं कर पाए तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने अभी तक कंपनी का MOA रेडी नहीं किया, तो आपको उस टॉपिक के बारे में पता लग गया। तो MCQs का पर्पस मेयरली इतना होता है कि अगर आपकी तैयारी हो रखी है तो वो पिन पॉइंट तैयारी है या नहीं, और अगर तैयारी नहीं है, वो एरिया आपका अनकवर्ड रह गया है, तो उसके ऊपर लाइट डालना। जैसे जैसे आप अपना कवरेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका तैयारी बढ़िया होता चला जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सफिशिएंट तैयारी कर ली है या नहीं, जब आप बार बार क्वेश्चंस लगाएंगे। और एग्ज़ाम से पहले अगर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि गलती अभी पहले ही हो गई। एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आता और फिर हमें नहीं आता तो बड़ी तकलीफ रहती। ठीक है, और टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए, MOA के अंदर 6 मेन क्लॉज होते हैं। एक तो होता है नेम क्लॉज। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को एक यूनिक नाम मिलेगा, वही तो उसे अलग दूसरों से अलग करेगा। तो एक नेम क्लॉज होता है, इसमें कंपनी का नाम होता है। एक डोमिसाइल क्लॉज होता है, यानी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में होगा या कौन सी यूनियन टेरिटरी में होगा। एक होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज की कंपनी की स्थापना क्यों की गई है। एक होता है लायबिलिटी क्लॉज की कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। एक होता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में अगर आप किसी कंपनी को लिस्टिंग नहीं करानी है, उसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं कराना है, तो वो कुछ भी फेस वैल्यू के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको आगे जाके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना है तो उनको एक स्पेसिफिक फेस वैल्यू उनकी होनी चाहिए। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में उन सब्सक्राइबर्स के नाम लिखे जाते हैं जो कंपनी के शेयर्स लेने को तैयार हैं। ठीक है सर, तो इसमें आप देख लीजिए कहीं पे भी डायरेक्टर्स क्लॉज नहीं आया। आप देखिए ऑप्शन के अंदर जो B ऑप्शन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्लॉज, ये कहीं नहीं है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मल रिटर्न रिकॉर्ड इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ एनी मीटिंग इज कॉल्ड। किसी भी सभा की कार्यवाही का भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में औपचारिक लिखित अभिलेख कहलाता है। एक बात मैं आपको और एडवाइस करूं, मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको एडवाइस कर रहा हूं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, देखिए क्वेश्चन क्या होता है, एक तो होता है देखा हुआ क्वेश्चन आता है। देखा हुआ क्वेश्चन आता है तो आप तो खट से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। और एक होता है क्वेश्चन नया सा आता है, लैंग्वेज घुमा हुआ है, ऊबड़ खाबड़ लैंग्वेज है, तो आप उस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। MCQ ही तो है, टाइम सफिशिएंट मिलता है। आई नो कहीं कहीं बहुत स्पीड का इशू होता है, बट एनीवेज अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया, जस्ट आप उसको वापस रीड आउट कीजिए। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं, एक बार हिंदी के साथ इंग्लिश में रीड आउट कीजिए, यानी बोथ लैंग्वेजेस में रीड आउट कीजिए, आपको थोड़ा सा इशारा मिलना लगेगा। कहता है किसी भी सभा, यानी कोई सी भी मीटिंग हुई
मीटिंग में जो कार्यवाही हुई उसका फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो लेखा रखा जाता है, और वो भी जो ऑफिशियल लेखा रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए सर, जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद जो मेंटेन किया जाता है उसे बोलते हैं मिनट्स, उसे बोला जाता है मिनट्स। आप और भी सारी बातें सुन लीजिए। कंपनी की दुनिया में या कंपनी लॉ की दुनिया में ये सारे वर्ड होते हैं। एक होता है रिजोल्यूशन, जो भी संकल्प लिए जाते हैं, जो भी मोशंस पास हो जाते हैं, प्रस्ताव रखे जाते हैं, संकल्प होते हैं। कोरम चाहिए होता है, मतलब एक मीटिंग को होल्ड करने के लिए या एक मीटिंग को वैलिड करने के लिए जनरली 1/3 कोरम रिक्वायर्ड होता है। तो मिनट्स में क्या होता है कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, मीटिंग कितने बजे शुरू हुई, मीटिंग में कौन कौन आए थे, कौन प्रेजेंट था, कौन एब्सेंट था, कोरम था या नहीं था, मेजर डिसीजंस क्या लिए गए, डिस्कशंस क्या हुए। तो एक अगर कोई बंदा मीटिंग में नहीं भी गया हो तो उसे पता लग जाए कि उस दिन उन 1 घंटे में या 2 घंटे में क्या हुआ था, तो वो सब लिखा जाता है। अब अगेन मैं इसमें क्वेश्चन बताऊं। क्वेश्चन, अब जैसे अब आपको यहाँ पे कौन सा टॉपिक पता चला? मिनट्स। तो आपको अगेन, अगर आप अच्छी और सिंसियर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिनट्स वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए। हाथों हाथ आप रेलेवेंट क्वेश्चन खुद से बनाओ कि मिनट्स कौन तैयार करता है। तो कंपनी के मिनट्स कंपनी सेक्रेटरी तैयार करता है, कहाँ रखे जाते हैं, कौन बाद में सिग्नेचर करता है। इस तरह से आप सोचिए। देखिए, आप कहेंगे इतना कौन पढ़ेगा, तो भैया देख, अगर जॉब तुझे चाहिए तो पढ़ाई भी तुझे करनी पड़ेगी। मरे से स्वर्ग मिलता है, ये बात फैक्ट है। आप तो चाहो मर तो कोई और जाए, स्वर्ग मुझे मिल जाए, मेहनत कोई और कर ले, पढ़ाई रिजल्ट मेरे को मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, और फिर तो लाइफ टाइम आप उस रिजल्ट को इन कैश करेंगे। तो लाइफ के साल, 2 साल, 3 साल देने पड़ते हैं। अगेन मैं आदत से बाहर नहीं आ रहा हूँ, मैं और आपको समझाए चला जा रहा हूँ। क्वेश्चन अभी तक वैसे अपने 2 ही किए हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 15 रुपी पर यूनिट। एक कंपनी 15 रुपये के हिसाब से अपना यूनिट बेचती है। इन अ पीरियड इफ इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 8000 यूनिट्स इट इनकर्स अ लॉस ऑफ 5 रुपी पर यूनिट। अब इनका हिसाब है, मैं उस हिसाब को लिख देता हूँ। ये कहते हैं कि अगर हमने 8000 यूनिट बनाए और उसको 15 रुपये के हिसाब से बेचा तो हमें नुकसान होता है, और नुकसान 5 रुपये यूनिट के हिसाब से होता है। यानी इनका कहना है कि इनको नुकसान 40,000 का होता है। देखिए, इन्होंने कहा 1,20,000 की हम सेल करते हैं और तब हमें 40,000 का नुकसान होता है। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी कॉस्ट 1,60,000 रुपये आ रही है। आगे क्वेश्चन सुनते हैं, देखिए और क्या कहना चाहते हैं। इफ़ द वॉल्यूम इज़ रेज्ड टू 20,000 यूनिट्स, अगर ये कहते हैं कि यूनिट्स को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए तो इट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 4 रुपी। और ऐसा भी है कि अगर यूनिट्स बढ़ा दिए जाएँ तो उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो इनका ये कहना है कि अगर 20,000 यूनिट हो जाएं तो फिर इनको 20,000 इंटू 15, फिर इनका सेल होगा 3 लाख का, इनका सेल होगा 3 लाख का, और 20,000 यूनिट पे इनका प्रॉफिट होगा 80,000 का। इसका मतलब इनकी कॉस्ट होगी 2,20,000 की। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, पहले फर्स्ट सिनेरियो वो है जब ये 8,000 यूनिट बेचते हैं, दूसरा सिनेरियो ये है जब ये 20,000 यूनिट बेचते हैं। पहले सिनेरियो में इनको लॉस हो रहा है, दूसरे सिनेरियो में इनको प्रॉफिट हो रहा है। पहले सीज़न में इनकी कॉस्ट आ रही है 1,60,000, दूसरे सीज़न में इनकी कॉस्ट आ रही है 2,20,000। नाउ अब क्वेश्चन कहता है बताओ वेरिएबल कॉस्ट क्या है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। कॉस्ट में क्या चेंज आया वो देखिए, और यूनिट्स में क्या चेंज आया वो देखिए। पहले आपकी कॉस्ट 160 है, बाद में आपकी कॉस्ट 220 है। आपका जो कॉस्ट चेंज हुआ वो 60,000 है, ठीक है। और पहले आपके जो यूनिट्स हैं वो 8,000 हैं और बाद में आपके यूनिट्स 20,000 हैं। तो आपके जो यूनिट्स चेंज हुए वो 12,000 यूनिट्स चेंज हुए। यानी लागत में बदलाव आया 60,000, यूनिट्स में बदलाव आया 12,000। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5 रुपये पर यूनिट। ये इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछ सकता था। मसलन ये वेरिएबल कॉस्ट तो इसने पूछा ही है, ये फिक्स कॉस्ट पूछ सकता था, ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो पूछ सकता था। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आप ब्रेक इवन पॉइंट वाली कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट वाला चैप्टर अच्छे से रेडी है तो। और ये चाहो तो आप ओवरहेड कॉस्टिंग वाले टॉपिक से भी कर सकते हो।
यहाँ पे ओवरहेड दो तरह के होते हैं, फिक्स भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। तो उसमें ये समझना होता है कि आपकी कॉस्ट में कितना अंतर आया और आपके यूनिट्स में कितना अंतर आया, और उसके बेसिस पे हम वेरिएबल कॉस्ट बना पाते हैं। आपकी इस क्वेश्चन की जो वेरिएबल कॉस्ट अभी आई है वो 5 रुपये पर यूनिट आई है। मैं जैसे इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। जैसे इसकी वेरिएबल कॉस्ट आप देख पा रहे होंगे 5 रुपये पर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट इज मोर देन द हर्डल रेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू वुड बी। जब परियोजना के प्रतिफल की आंतरिक दर अवरोध की दर से ज़्यादा है तो शुद्ध वर्तमान मूल्य होगा। अगेन स्क्रीन पॉज कीजिए, जस्ट याद करने की कोशिश करो कि ये कहाँ का क्वेश्चन है। तो ये है कैपिटल बस्टिंग वाला क्वेश्चन। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपने सुन रखा है, ठीक है। हम वहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हिट एंड ट्रायल मेथड से कोशिश करते हैं। सपोज करो कि एक प्रोजेक्ट है और वो हमें 18% का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देता है, दैट इज़ वो प्रोजेक्ट हमें 18% की कमाई देता है, और हमारी जो COC है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो है मान लीजिए 15%। इसका मतलब हमारी कंपनी की जो कैपिटल की कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 15%, और हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 18%। यही सिचुएशन हमें दे रखी है। इस क्वेश्चन में कहा था कि अगर इंटरनल रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो तो ये प्रोजेक्ट करने जैसा है। यस, ये प्रोजेक्ट करने जैसा है। क्यों करने जैसा है? सिंपल सी बात है, इस प्रोजेक्ट में अपन लगभग 3% कमाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट से हमें कमाई कितनी हो रही है 18%, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है 15%, हम कितना कमाएंगे 3%। यानी इस क्वेश्चन का अगर आप NPV निकालेंगे, जिसको नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, तो वो धनात्मक आएगा। यानी जो आप शुद्ध वर्तमान मूल्य निकालेंगे तो वो धनात्मक आएगा। अतः ये प्रोजेक्ट करने जैसा है। तो इससे अगर आप चाहें तो ये नियम बनाइए कि इफ़ IRR इज़ मोर देन COC तो आपका NPV क्या आएगा? NPV आएगा पॉजिटिव। इससे आप एक दो उल्टे MCQ भी बना सकते हैं कि अगर उल्टा हो तो क्या होगा, तो उस समय NPV नेगेटिव आएगा, नकारात्मक आएगा। और पॉजिटिव NPV के केस में वो प्रोजेक्ट करने जैसा होता है, और नेगेटिव NPV के केस में वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, उस प्रोजेक्ट को, उस ऑफर को छोड़ देना चाहिए। PDF के अंदर 42nd क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, वहाँ कहता है द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन अ फर्म इज़ 520 एंड दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इज़ 420। मतलब ये कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पे जो पुरुष कर्मचारी हैं उनको 520 रुपये लगभग मिलते हैं, एवरेज उनकी तनख्वाह 520 है। वहीं पे जो फीमेल एम्प्लॉई हैं उनको 420 रुपये मिलते हैं। द मीन सैलरी ऑफ ऑल 500 एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म इज़ व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेल फीमेल एम्प्लॉयज़। अब देखिए, उस फैक्ट्री में मेल एम्प्लॉय भी हैं, फीमेल एम्प्लॉय भी हैं, और उनका जब कंबाइंड एवरेज निकाला गया, है ना, आप जानते हैं कंबाइंड एवरेज, जैसे ये है मीन 1 मान लीजिए, और ये है आपका मीन 2, और एक हमने कंबाइंड मीन निकाला पूरी फैक्ट्री का, तो वो आया है 500। अब क्वेश्चन में ये हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ पुरुषों का और महिलाओं का अनुपात कितना है, मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ का अनुपात कितना है। तो अगेन ये क्वेश्चन मैथमेटिकली भी कर सकते हैं और ये क्वेश्चन ऑप्शन लगा के भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको ऑप्शन लगा के बताता हूँ। जैसे अगर मैं ए ऑप्शन लगाऊँ, मान लेते हैं कि 3 पुरुष हैं, जैसे ऑप्शन दिया है ना, मैं मान लेते हैं 3 पुरुष है 1 महिला है, तो देखो क्या सिचुएशन होगी। 520 रुपये मिल रहे हैं 3 पुरुषों को, और 420 रुपये मिल रहे हैं 1 महिला को, तो कितना फिगर हुआ? ये हो गया आपका 1560 रुपये तो मिल रहा है पुरुषों को, और 420 रुपये मिल रहा है महिला को, और ये हो रहा है स्कोर 1980 रुपये, और 1980 रुपये मिल रहा है 4 लोगों को। तो अब अगर इसका रिजल्ट निकालते हैं तो 4 चौक 16, 38, 4 9 36, 4 5 20, तो 495 रुपये आता है। यानी जब मैंने 3:1 रखा, प्लीज़ सुनिएगा, जब मैंने 3:1 रखा तो रिजल्ट 495 रुपये आता है, जबकि इसका रिजल्ट 500 आना चाहिए। यानी मेरा ये वाला ऑप्शन नहीं बैठा, 3:1 करने पे नहीं बैठा। अब मैं एक और ट्राई कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि 4 पुरुष हैं, ठीक है, 4 पुरुष मान लेते हैं, तो 520 × 4 तो पुरुष हैं, और 1 महिला है, तो 420 रुपये वाली 1 महिला है, ठीक है। तो 520 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 2080, और महिला को मल्टीप्लाई करने पे आता है 420,
और दोनों को जोड़ने पे आता है 2500, और 4 और 1 संस्था में काम करते हैं 5। यस, 2500 डिवाइड बाय 5 करने पे 500 आ गया। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें बी ऑप्शन मैच हो रहा है। इस संस्था में जो पुरुष और महिलाएं हैं उनका अनुपात 4:1 है। ये क्वेश्चन सिंपल मैथ्स का भी कह सकते हो, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक के अंदर जो कंबाइंड मीन होता है उसका क्वेश्चन भी है। तो अब जैसे अगेन तुम्हें क्या पता लगा ये समझिएगा, मैं जस्ट आपको इसलिए कह रहा हूँ या समझा पा रहा हूँ कि मैंने कुछ एग्जाम्स क्रैक किए हैं और जो मेरी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट सिंपली इज़ दैट, ठीक है। तो अगर आपको आता है, मुझसे ज़्यादा आता है, वेल एंड गुड, वीडियो स्टॉप कीजिए, बंद कीजिए, चले जाइए और जो करना है कीजिए। और अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ सुनिए कि चीज़ों को किया कैसे जाता है। तो यहाँ से आपको मिलता है लेसन ये कि आपको कहीं कंबाइंड मीन वाला टॉपिक तैयार करना है कि कंबाइंड मीन का क्या फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जाता है, जैसे ये अनुपात में आंसर है, ये यूँ भी पूछ सकता था कि पुरुषों का कितना परसेंट है और महिलाओं का कितना परसेंट है। तो इस क्वेश्चन में 4:1 है, यानी पुरुष कर्मचारियों का परसेंटेज 80% है और महिला कर्मचारियों का परसेंटेज 20%, ठीक है। तो ऑप्शंस लगा के आप इसको कर लीजिएगा। और या फिर आप कंबाइंड मीन का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं मीन 1 N1 मीन 2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दैट। तो सर जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं या नोटिफिकेशन आ जाता है तो एज़ यूजुअल सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि सर सैम्पल पेपर्स मिल जाएं तो बढ़िया हो जाए। तो बिल्कुल सर, सैम्पल पेपर्स हमने रेडी करने शुरू कर दिए हैं और 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर सैम्पल पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, तो करीबन 7,500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये सैम्पल पेपर मात्र 249 रुपीज़ की कॉस्ट में होंगे। तो अगर आप तैयारी कर चुके हैं, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं, आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहने वाले हैं। इसके अंदर 120 क्वेश्चन जैसे कॉमर्स के रहते हैं वो हैं, और इसके अलावा 30 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी वाले आते हैं वो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। आंसर्स दिए गए हैं, यथासंभव उनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में हैं, और इंग्लिश भी कोई ऐसे बिल्कुल गूगल टाइप इंग्लिश नहीं है, जो प्रॉपर इंग्लिश या प्रॉपर हिंदी होती है। तो बहुत कोशिश की है अच्छे से, कोशिश ये भी की है कि क्वेश्चनों में रिपीटेशन ना हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लें, हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं, सिंपल से लेकर टफ और बहुत टफ तक के क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। तो डेफिनेटली 6 क्वेश्चन पेपर मैंने जस्ट अवेलेबल कराए हैं जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप देख के आइडिया लग सके। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको लगता है कि इनसे हमारी तैयारी अच्छी हो रही है, तो अगर 6 में इतनी अच्छी तैयारी हो सकती है तो 50 में तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, और श्योर शॉट आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। तो जस्ट ये अवेलेबल है, ठीक है। 21 मई से ये फुल फ्लैजेड अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप उसके बाद वीडियो पे देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐप के अंदर ये अवेलेबल है। और अगर उससे पहले भी हैं तो जैसे जैसे तैयार होते जा रहे हैं हमने इसको अपलोड कर दिया है, एंड दीज आर अवेलेबल फॉर सेल्स। सो जरूर जाइएगा, जरूर चेक कीजिएगा। पीडीएफ के अंदर 54th क्वेश्चन आपको मिलेगा, संक कॉस्ट आर, डूबत लागत हैं, रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर या फ्यूचर कॉस्ट। वेल ये पूछता है कि 3rd और 4th ऑप्शन तो उन्होंने ऑलमोस्ट एक जैसे ही दे दिए, बट बाय द वे को ये कहता क्या है कि संक कॉस्ट क्या होती है। सर संक कॉस्ट यानी डूबत लागत वो होती है जो डूब चुकी है और जिसका अब डिसीज़न लेते समय ध्यान नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये वो लागत है जिसको हम कहेंगे जो इररेलेवेंट है, जब हम डिसीज़न ले रहे हैं उस समय इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए, वो अप्रासंगिक हो गई है, ठीक है। तो ये सर ये कौन सा टॉपिक है, ये आपका सर जो टॉपिक है ये है आपका अपना जो कॉस्टिंग वाला होता है, जहाँ अपन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, ये वो वाला आपका टॉपिक होता है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे एक नया ऑफिस ज्वाइन करना था और उसके लिए मैंने कार परचेज़ की, ठीक है। मैंने कार परचेज़ की, बहुत अच्छी बात है, और 2021 में मैं उस कार से ही उस ऑफिस में गया। मान लीजिए कि 2022 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मेरा ट्रांसफ़र एक्स के स्थान पे वाई जगह पे हो गया। अब वाई जगह पे ऐसा है कि मेरे पास टैक्सी अवेलेबल है। सपोज़ कीजिए कि अब वो जो प्लेस है वो 80 किलोमीटर दूर है और 5 रुपये किलोमीटर में मेरे को गाड़ी मिल गई, मान लीजिए कहानी है।
यानी मेरा 400 रुपया जाने का लगेगा और 400 रुपया वापस आने का लगेगा, यानी मेरी जो डेली कॉस्ट आएगी ट्रैवलिंग कॉस्ट वो 800 रुपये आएगी अगर मैं टैक्सी से जाऊंगा। और सपोज़ कीजिए कि मैं अभी भी कार से जाता हूं तो मेरी कॉस्ट 1200 रुपये आती है। तो अब जस्ट इसलिए कि मैंने कार परचेज कर ली है तो मुझे कार से ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपने कार ले ली, आप इस बोलेंगे सर कार पे जो पैसा लगाया वो डूब गया क्या? नहीं, ये आप इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बैड डेट्स की तरह मत सोचो। ये एक तरह से संक कॉस्ट होती है, जैसे जहाज डूब जाता है उस तरह से कार ली थी, वो आपके पास पड़ी है, हमेशा रहेगी भी, अच्छी बात है। लेकिन अभी जो हम डिसीज़न ले रहे हैं, हमारा डिसीज़न क्या है लेने का है कि अभी हम ऑफिस कैसे जाएं, टैक्सी करके जाएं या खुद की कार से जाएं। तो मैटर क्या करेगा, मैटर ये नॉलेज करेगा कि खुद की कार से जाएंगे तो क्या कॉस्ट आएगा, सपोज़ 1200 रुपया, और टैक्सी करके जाएंगे तो कितना कॉस्ट आएगा, सपोज करो 800 रुपया। तो किससे जाना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, टैक्सी से जाना चाहिए। तो आप इसमें उस चीज़ को मत मिक्स करो कि कार ले ली, फिर कार क्यों ली, फिर कार लेने की ज़रूरत ही क्या है, ऐसे इमोशनल मेलोड्रामा मत करो, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है 62nd क्वेश्चन जो है शीट के अंदर, ठीक है ना। जैसे मैं अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसके अंदर वो मार्केटिंग क्लिप आता ही है कि आप 250 रुपये में सैम्पल पेपर ले सकते हैं। देन फिर अगला क्वेश्चन होता ही है, लोग मेरे से व्हाट्सअप करके पूछते हैं सर वो कैसे मिलेंगे। सर वो सिंपली आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कॉमर्स पॉइंट ऐप है वहाँ डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको सारे PDFs वहीं मिलेंगे, जो फ्री वाले 6 मिलने हैं वो भी वहीं मिलेंगे, और जो पेमेंट करने पर बाकी के 44 मिलने हैं वो भी वहीं ऐप के अंदर ही मिलेंगे। तो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और नहीं समझ में आता, कोई कन्फ्यूज़न तो इसीलिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चलता रहता है। 62nd क्वेश्चन मिलेगा, इन विच फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी के वित्तीय विवरण पत्र किस प्रारूप में बनाए जाते हैं? क्षैतिज या लेखा प्रारूप में, लंबवत या लंब रूप या प्रतिवेदन रूप, तुलनात्मक रूप या ऑल ऑफ द अबव। यानी ये पूछ रहा है कि अब जब से कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है तो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, समथिंग जो स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है या बैलेंस शीट होती है, वो कैसे बनते हैं। आजकल जो बनते हैं वो खड़े फॉर्म में बनते हैं। आपको याद होगा पहले के ज़माने में बता दूं, जब कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, बहुत ज़माने चला, तब आप हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन भी दे सकते थे और तब आप वर्टिकल प्रेजेंटेशन भी दे सकते थे। लेकिन ये एक्ट ख़त्म हो चुका है, और अब जब एक्ट आया है नया वाला, तो वो नया एक्ट कहता है कि आपको वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। वर्टिकल फॉर्मेट लाइक इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ये वाला जो फॉर्मेट होता है इस तरह से, जो अकाउंट्स वाला फॉर्मेट होता है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है, लेकिन अब जो चला करता है वो वर्टिकल फॉर्मेट होता है। जैसे अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट में आपका आता है शेयर होल्डर फंड, एक आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, एक आता है आपका करंट लायबिलिटी, इधर एक और आता है, ठीक है, मैंने उसका नाम नहीं लिया है जानबूझ के। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा एक और हेडिंग होता है जो आया करता है। और नीचे की तरफ आपका होता है नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स, लेकिन ये ऊपर से नीचे वर्टिकल या रिपोर्ट फॉर्मेट में चलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी आंसर रहने वाला। शीट का 70th क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से क्या असत्य है। अ कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिवेंचर, यस, एक कंपनी रिडीमेबल डिवेंचर इशू कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी ऐसे डिवेंचर इशू कर सकती है जिनका रिडम्पशन को 10 साल के अंदर करना पड़ेगा। मतलब अब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी अवधि के डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं। अगर रिडीमेबल डिवेंचर है तो 10 साल के भीतर उसका शोधन करना पड़ेगा। हालांकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी हुई कंपनीज़ हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज़ हैं वहाँ पे डिवेंचर 30 साल की अवधि तक हो सकते हैं, वरना कंपनी अब जो डिवेंचर इशू करेगी वो 10 साल तक के होंगे। पर हाँ, ये बात सही है कि एक कंपनी रिडीमेबल डिवेंचर इशू कर सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने ही डिवेंचर खरीद सकती है? बिल्कुल खरीद सकती है। एक कंपनी ओपन मार्केट में जाके फ़ायदा होने पे या मौका मिलने पे सस्ते में अपने ही डिवेंचर्स परचेज कर सकती है। जैसे कंपनी दूसरे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, वैसे ही कंपनी अपना खुद का डिवेंचर खरीद सकती है, उसको फिर ओन डिवेंचर बोलते हैं। अ कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर, बिल्कुल सर, कंपनी को हक है, कंपनी को बायबैक के राइट्स होते हैं। एक प्रेस्क्राइब लिमिट तक कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। अब जब मैंने कहा ना प्रेस्क्राइब लिमिट, तो ढूंढिएगा कि कंपनी एक साल में कितने % शेयर्स का बायबैक कर सकती है। और अ कंपनी कैन इशू डिवेंचर विद वोटिंग राइट, नहीं।
डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर नहीं होते, उनका वोटिंग राइट नहीं होता, तो कंपनी ऐसे डिवेंचर कभी इशू नहीं कर सकती जिनमें वोटिंग राइट हो। ठीक है, तो ये वाला जो डी कथन है वो असत्य है, बाकी पहले के तीनों कथन सत्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए ने बी को अपने घर पर रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित किया, बी निश्चित की गई रात्रि पे भोजन के लिए नहीं पहुंचा, ए बी पर मुकदमा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कानूनी संबंध उत्पन्न नहीं होते, वहाँ कोई वचन नहीं है, वहाँ कोई स्वीकृति नहीं है, वहाँ कोई प्रस्ताव नहीं है। तो देखिए सर, कहानी है ए ने सिंपली बी को इनवाइट किया कि भाई तू मेरे घर खाना खाने आना, बी ने भी उस समय हाँ कहा होगा कि हाँ मैं आ जाऊँगा। जो तय तारीख थी उस तय तारीख पे बी खाना खाने नहीं पहुँचा। मान लेते हैं कि ए ने अच्छा खासा अरेंजमेंट कर रखा था और उसका 5,000 का नुकसान हो गया, बहुत लंबा चौड़ा अरेंजमेंट कर रखा था, और तो ए का मन कर रहा है कि मैं इसके ऊपर केस ठोक दूं अपने मित्र के ऊपर, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई अनुबंध नहीं है। और अनुबंध क्यों नहीं है? क्योंकि जो पक्षकार हैं उनका वैधानिक संबंध स्थापित करने का इरादा ही नहीं था। ये जो अग्रीमेंट होते हैं इनको हम सोशल अग्रीमेंट, सामाजिक ठहरावों की श्रेणी में रखते हैं। सोशल अग्रीमेंट में अगर पार्टीज यस या नो कर देती हैं, ऑफर एक्सेप्ट कर भी लेती हैं, तो उनका कानूनी बंधन में बंधने का कोई इरादा नहीं होता है। तो ए को सलाह दी जाती है अब खाना खराब हुआ सो हुआ, वकीलों पे पैसे खराब मत कर, तेरे केस का कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, आप बी पे केस नहीं कर सकते, और केस चला भी लोगे तो कोर्ट पहली नज़र में आपकी जो अपील है उसको खारिज कर देगा और ठहराव को व्यर्थ घोषित कर देगा, क्योंकि सामाजिक ठहराव जो होते हैं उनमें वैधानिक संबंध स्थापित करने का जो इंटेंशन होता है वो मिसिंग होता है, तो फिर वो ठहराव व्यर्थ कहलाते हैं। ठीक है सर, होप मैं समझा दिया है बात आपको। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वुड यू रिकमेंड फॉर कोल माइंस। ये कुछ मेथड्स आ रहे हैं, आप बताइए कि मूल्यह्रास की कौन सी विधि की आप अनुशंसा करेंगे। किसके लिए बात चल रही है? ये चल रही है कोल माइंस के लिए, कोयला के खानों के लिए। वहाँ आप WDV मेथड लगाना पसंद करेंगे? नहीं। स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना पसंद करेंगे? नहीं। वर्षों के अंकों का योग विधि SYDM मेथड लगाएंगे? नहीं। वहाँ हम जो सेलेक्ट करेंगे मेथड वो है रिक्तीकरण या कमी विधि। आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं या अकाउंटेंट लोगों को, स्टूडेंट्स को बनाने जा रहे हैं, तो खुद आपको पहले पता होना चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन आपको इशारा देता है कि डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं और किस तरह के असेट्स के लिए कौन सा असेट्स अच्छा रहता है। तो जैसे जो कोल माइन होती है, कोयला खाने होती हैं, उसमें से जैसे जैसे आप कोयला एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे जैसे आप कोयला निकालते जाएंगे, निष्कर्षण करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, तो वो माइन क्या होती जाएगी? खाली होती जाएगी, रिक्त होती जाएगी। तो यहाँ से रिक्त होती जाएगी, उसमें कोयला कम होता जाएगा। वहाँ पे जो मेथड होता है वो होता है डिप्लीशन मेथड। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जंगल से अगर आप लकड़ी निकाल रहे हैं, या स्टोन माइन से आप स्टोन निकाल रहे हैं, या नदी से बजरी निकाल रहे हैं, इलीगल एवट निकाल रहे हैं, तो इन सब केस में आपका जो विधि अच्छा रहेगा वो है रिक्तीकरण विधि या डिप्लीशन मेथड। होप वीडियो हमेशा की तरह यूज़फुल लगा होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट बहुत सारा वहाँ मिलेगा।